गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। ए यंग चाइल्ड हैज़ कोएरेक्शन ऑफ अरोटा। एक जो बच्चा है उसे क्या हुआ है? कोएरेक्शन ऑफ अरोटा हुआ है। एक्चुअल में कोएरेक्शन ऑफ अरोटा क्या होता है? सबसे पहले ये अरोटा होता है और अरोटा के अंदर इस तरीके से हो जाना, इस तरीके से ये जो है नैरो हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोएरेक्शन ऑफ अरोटा बोलते हैं। यहाँ से मैंने जब कोएरेक्शन ऑफ अरोटा तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कोएरेक्शन ऑफ अरोटा जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है? ये नैरोनेस आ रही है यहाँ से एकदम कोरेक्शन। तो यहाँ पर जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें आपको 3 फिगर भी देखने को मिलता है, 3 जैसा देखने को मिलता है। यहाँ पर जहाँ पर ये कोएरेक्शन ऑफ अरोटा होता है 3 जैसा लगता है कि ये 3 बन गया हो यहाँ पर। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोएरेक्शन ऑफ अरोटा में स्पेशली क्या देखने को मिलेगा। जैसे टेट्रालॉजी ऑफ फ्लूइड में जो हार्ट है वो बूट शेप्ड देखने को मिलता है। एविस्टेन एनोमली में जो आपका हार्ट है वो बॉक्स शेप देखने को मिलता है। अभी ये बूट शेप्ड वाला क्वेश्चन तो आपके एनबीएस एग्जाम में आया भी है। अभी जो 8 तारीख को आपकी एग्जाम हुई थी, 8 मार्च को, उसमें पूछा गया है। तो कोएरेक्शन ऑफ अरोटा भी पूछा जा सकता है कि कोएरेक्शन ऑफ अरोटा जो है उसमें एक्सरे में किस तरह का हमें विजुअलाइजेशन, किस तरीके का फिगर हमें देखने को मिलता है। तो वहां हमें 3 का अपीयरेंस देखने को मिलता है, 3 का अपीयरेंस वहां पर हमें विजुअलाइज होता है। दूसरी चीज, एक चीज सोचे, यहां से हमारी अलग अलग आर्टरी हैं। यहाँ पर जो है इंटरनल कैरोटिड है, सबक्लेवियन जो है आर्टरी है, और हमारी जो है यहाँ से ये निकल रही होती हैं। अगर यहाँ से ये निकल रही होती हैं तो ये किसको सप्लाई कर रही होती है? हमारे जो ऊपर वाले हिस्से, मतलब कि हमारी गर्दन वाला हिस्सा है, हमारा जो हेड वाला पोर्शन है, हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटी है, उनको सप्लाई कर रही है। अब ये उसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में कोएरेक्शन ऑफ अरोटा होगा। इसके बाद में क्या है? यहाँ पर कोएरेक्शन ऑफ अरोटा का मतलब आप समझ गए कि किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, रुकावट आ गई है। तो जो ब्लड जा रहा था, इसमें वेसल्स में ब्लड जा रहा था, यहाँ पर रुकावट की वजह से यहाँ पर अटक जाएगा। अटकने की वजह से इनमें जो ब्लड फ्लो वो बढ़ जाएगा और आगे का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? हमारी नेक के अंदर, अपने हेड के अंदर, अपनी अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, और लोअर एक्सट्रीमिटी में जो ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा कम मिलेगा देन अपर एक्सट्रीमिटी। और क्यों मिलेगा? उसका रीजन है कि यहाँ पर कोएरेक्शन ऑफ अरोटा की वजह से ब्लड सप्लाई उधर बढ़ गया। तो क्या बीक रेडियल पल्स, क्या रेडियल पल्स हमें बीक मिलेगी? नहीं सर, पल्स तो हमें भारी भरकम बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि फुल वॉल्यूम पल्स आएगी, वहां पर ब्लड ज्यादा जाएगा नहीं कि कम जाएगा, तो बीक पल्स हमें नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी, इरेगुलर हार्ट बीट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ये बाउंडिंग फीमोरल पल्स फीमोरल जो है बाउंडिंग नहीं देखने को मिलेगी सर। हाथ की जो ब्लड वेसल्स है वो हमें बाउंडिंग देखने को मिलेंगे। तो ये तो फीमोरल तो मतलब पैर की बात कर रहा है। एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर, कि जो रेडियल में अगर हम ब्लड प्रेशर को अगर मेजर करना चाहें तो वहां पर हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यही तो बात कर रहे हैं हम, और यही मैंने जब आपको कार्डियो सिस्टम पढ़ाया है तो मैं यही बात की है कि कोएरेक्शन ऑफ अरोटा में आपके अपर एक्सट्रीमिटी जो होती हैं उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब कि एक एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 102। क्या कहता है? ए 2 वीक ओल्ड इन्फेंट इज एडमिटेड विथ ए टेंटेटिव डायग्नोसिस। मतलब ऐसा लग रहा है, हमें कंफर्म नहीं है। अब टेंटेटिव डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हमें अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है, संभावित है। डायग्नोसिस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, कि इस बच्चे के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है? बीएसडी की प्रॉब्लम हो सकती है। बीएसडी मतलब कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। आप समझें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है। बीएसडी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस तरीके से वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है लेफ्ट के अंदर, देन राइट। अब तो हमारा ब्लड बीएसडी अगर होगा तो लेफ्ट से राइट में जा रहा होगा। एक तो ये बात तुम्हें याद आ जानी चाहिए जैसे बीएसडी का है। दूसरा, इसका मैंने एक कॉम्प्लिकेशन भी बताया था, इसका साइड इफेक्ट भी बताया था कि जब बीएसडी को ट्रीट नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप होता है, और उस कॉम्प्लिकेशन का नाम था एसिन-मेंजर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है? रिवर्सल ऑफ शंट होता था। सबको याद आ रहा है रिवर्सल ऑफ शंट? पढ़ा चुका हूं भाई। द पेरेंट रिपोर्ट दैट द बेबी हैड डिफिकल्टी फीडिंग सिंस कमिंग होम, कि जो बच्चा है ना उसको फीडिंग में दिक्कत हो रही है। और मैंने बताया था कि कोई भी जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो एक्चुअल में बच्चे को फीडिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि हम तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। जब हमारे अंदर कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आने लगती है। मतलब जैसे ही हम कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर समस्या क्रिएट होती है। बट बच्चा यहाँ कोई बड़ी एक्सरसाइज तो करता नहीं है सर, तो यहाँ पर फीडिंग ही करता है, तो फीडिंग में कॉमन है, दिक्कत आएगी। व्हाट शुड द नर्स कंसीडर बिफोर रेस्पॉन्डिंग,
कि अब इसमें हमें क्या रेस्पॉन्ड करना है। वो उसके घर वाले बोल रहे हैं कि एक बच्चा है, उसको डायग्नोसिस जो लगा हुआ है, टेंटेटिव डायग्नोसिस है कि बीएसडी हो सकता है, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि ये फीडिंग में जो है दिक्कत फील कर रहा है, तो हम क्या उसे रेस्पॉन्ड करें कि फीडिंग प्रॉब्लम आर कॉमन इन द नियोनेट, कि फीडिंग प्रॉब्लम कॉमन नहीं होती है। भाई फीडिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, बच्चे अच्छे से फीड करते हैं, बट ये तो कॉमन नहीं होती है किसी बच्चे में। इनएडिक्वेट सकिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट इन द एब्सेंस ऑफ द साइनोसिस। इनएडिक्वेट मतलब कि जब तक हम इनएडिक्वेट सकिंग तब तक नहीं कहेंगे जब तक साइनोसिस नहीं हो, ये बात भी गलत है। इनइफेक्टिव सकिंग एंड स्वालविंग में भी अर्ली इंडिकेटर ऑफ द हार्ट डिफेक्ट। क्या अर्ली इंडिकेटर हो सकता है? बिल्कुल, वो बच्चा सक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सक करेगा तो उसे जोर आएगा, उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसके हार्ट में जब भी कोई डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएगी, और जब अच्छे से उसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी तो बच्चे के अंदर जो है सकिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा, साइनोसिस डेवलप हो सकता है। बिल्कुल, ये तो सही कह रहा है। मैनी न्यूनेट रिटेन म्यूकस, कि कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर म्यूकस होता है, एंड दिस में इंटरफेयर विद द फीडिंग फॉर सेवरल वीक। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा कि वहां पर म्यूकस रह जाता है, क्योंकि हम जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है म्यूकस को सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सक्शनिंग के द्वारा, बल्ब सिरिंज के द्वारा इनको हम रिमूव कर देते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्टली हम इन्हीं को रिमूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है अच्छे से रेस्पिरेशन वगैरह कर पाए, तो इससे कहीं भी हमारी फीडिंग जो है इंटरफेयर नहीं होती है। तो ये तो गलत कह रहा है, तो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है, इनइफेक्टिव सकिंग एंड स्वाल्विंग में भी अर्ली इंडिकेटर ऑफ ए हार्ट डिजीज, क्योंकि हार्ट डिजीज के अंदर ये हमें अर्ली इंडिकेटर देखने को मिल सकते हैं। अगर अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में क्या होता है बेटा, हार्ट डिजीज जब भी होती है तो हमें जैसे सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, चलने फिरने पे सांस फूलती है, तो ये अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं। और बच्चे के अंदर फीडिंग वाले अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि बच्चा कोई सीढ़ियां थोड़ी चढ़ेगा, इसलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 103। देखते हैं भाई। ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज शेड्यूल्ड फॉर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। एक छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको हम कार्डियक कैथेटराइजेशन लगा रहे हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर आफ्टर दिस प्रोसीजर। जब ये प्रोसीजर हम परफॉर्म कर देंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन हम कर देंगे, उस बच्चे के अंदर आफ्टर प्रोसीजर जस्ट हमें क्या देखना है, इनकेस द अर्ली एम्बुलेशन की तुरंत से वो चलना फिरना। बेटा देखो, जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी जो आर्टरी है उसके अंदर हमने क्या किया होगा, ओपनिंग बनाई होगी जिसके माध्यम से हमने कैथेटर डाला होगा, तो तुरंत से चलाएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, क्योंकि एक तो बड़ी वेसल्स है, बड़ी वेसल्स को वैसे ही वहां पर क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत होती है, क्योंकि वहां से तुरंत से ब्लड निकलने के चांसेस है, क्योंकि उस वेसल्स के अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो वो जब थोड़ा सा क्लॉट बनेगा तो उसे वैसे ही तोड़ के निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अर्ली एम्बुलेशन नहीं कराना है। मॉनिटरिंग द साइट फॉर ब्लीडिंग, क्या ब्लीडिंग के लिए देखना है? बिल्कुल ब्लीडिंग के लिए देखना होता है, क्योंकि वहां पर ब्लीडिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो आर्टरी जो होगी उसके अंदर वैसे ही प्रेशर ज्यादा होता है, और वो भी हमने क्योंकि कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है, मतलब कार्डियक कैथेटराइजेशन को करेंगे तो हमें लार्ज वॉर की, जो जिसका ल्यूमेन ज्यादा होगा वो वाली हमने आर्टरी यूज की होगी, और जब लार्ज वॉर की होगी तो सिंपल सी बात है वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे। रेस्ट्रिक्टिंग का फ्लूइड अंटिल द ब्लड प्रेशर इज स्टेबलाइज। फ्लूइड तो देना है बेटा, यहाँ में फ्लूइड को कहीं भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। कंपेयरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, कि दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर को हम कंपेयर करें, ऐसा भी कहीं नहीं बोला जाता है। हमें करना क्या होता है, जिस साइड में हमने जैसे कि माना कि ये ग्रोइन वाला एरिया है, इस वाले पैर की साइड से हमने क्या लगा दिया, कैथेटर लगा दिया है, तो यहां पर हमें देखनी होती है कि उसके डिस्टल में जो है पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो डोर्सल पेडिस जो पल्स होती है, डोर्सल पेडिस पल्स को जरूर हम चेक करते रहते हैं, वो हमें देखनी होती है। बट यहाँ पर डोर्सल पेडिस वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, ब्लीडिंग का एक ही बढ़िया ऑप्शन मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लीडिंग के लिए उस पर्सन को हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे होंगे। तो ये हमारा बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 104। देखते हैं 104 क्या कहता है। ए पेरेंट विरिंग ए 2 मंथ ओल्ड इन्फेंट विद द डाउन सिंड्रोम। एक बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, और जो किसके साथ में आया, डाउन सिंड्रोम के साथ में आया है, टू द पीडियाट्रिक क्लिनिक पर आया है फॉर द फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इम्यूनाइजेशन। एक मतलब कि फॉर ए फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए और एडमिशन इम्यूनाइजेशन, कि वो फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा उसका, और दूसरा उसका क्या हो जाएगा भाई, इम्यूनाइजेशन भी हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए। इसलिए उस बच्चे को कहाँ आया है, वो 2 महीने का बच्चा हमारे पीडियाट्रिक क्लिनिक पर आया है। द नर्स परफॉर्म द इनिशियल फिजिकल असेसमेंट, और हमने फिजिकल असेसमेंट वहां पर परफॉर्म किया है। और जब मैंने तुम्हें फिजिकल असेसमेंट पढ़ाया तो मैंने बताया जैसे बच्चा स्टेबल हो जाता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, उसके 1 आवर हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, ये बताया था तुम्हें। द नर्स इनिशियल एग्जामिनेशन हमने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड अलर्ट द नर्स टू परफॉर्म ए फर्दर असेसमेंट। हमें कैसे पता लगे कि इसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, किस चीज को देख के हमें फर्दर करना पड़ेगा। फ्लैट ऑक्सीपिट, कि बच्चे के अंदर हमने फ्लैट ऑक्सीपिट देखा, और उसकी वजह से देखो भाई बच्चे की जो बोन है, बच्चे की जो बोन होती है वो हमने पता है कि वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। जब बच्चा लगातार सुपाइन पोजीशन में सोएगा,
जब बच्चा लगातार सुपाइन पोजीशन में सोएगा तो इसका वजन, हमारे भी वजन जो है ऑक्सीपिट बोन पे आता है, और ऑक्सीपिट बोन पे आने की वजह से बच्चे की तो नॉर्मल जो है सॉफ्ट होती है तो वो फ्लैट हो जाएंगे। हमारे अंदर तो थोड़ा सा कर्व होता है, जैसे पीछे की बोन बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, तो ये फ्लैट नहीं होके ऐसे होती है, पर ऐसे हो जाए, पीछे से ऐसे हो जाए, मतलब फ्लैट हो जाए, हाँ हो सकती है सर, वो लगातार लेटा रहता है बच्चा तो इसके वजह से हमें फ्लैट देखने को मिले, तो इसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, हो सकती है, समस्या नहीं है। स्मॉल लोअर सेट ईयर की, उसके जो स्मॉल हैं, छोटे छोटे हैं, और जो सेट ईयर हैं, जो मतलब लो सेट ईयर है, मतलब कि छोटे हैं, कान छोटे हैं। और मैंने बताया था कि बच्चे के अंदर एक्चुअल में क्या देखने को मिलता है, लो सेट ईयर का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया था, और दोबारा से बता देता हूं एक बार क्या होता है। नॉर्मली अगर आप अपने कानों को देखेंगे तो हमारे जो कान होते हैं, जैसे ये आंख है हमारी, ये आंख है और ये आंख है, इसके लेवल से ही कान होते हैं, ऐसे होते हैं, इससे नीचे नहीं होते हैं भाई, इसके लेवल पे कान होते हैं, ईयर के जो जो आपकी आईलिड दिख रही है ना उसके पर अगर ये कान हमारे कैसे हों, मैंने फोटो बताया था जब तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ाया था, और याद करो ये जो कान है ये नीचे लगे हों, ये कान यहाँ लगे हों, तो मतलब कि इस लेवल से बहुत नीचे लगे हुए हैं, यहाँ पर जाके लेवल आ रहा है। आप खुद के अपने कानों को देखेंगे, आंख से अपनी लकीर खींचेंगे, आंख से अपने पीछे लकीर लेके जाओ, कान वहीं होंगे, मतलब तुम्हें लो सेट ईयर नहीं है। लो सेट ईयर का मतलब है इससे नीचे होना, इसे बोलते हैं लो सेट ईयर। तो मैंने बताया था डिप्रेस्ड नोज है या लो सेट ईयर है, जो स्मॉल ईयर है, ये सब किस में देखने को मिलते हैं, आपको डाउन सिंड्रोम में देखने को मिल सकते हैं। एक कंडीशन और बताई थी बेटा, लो सेट ईयर जो है रीनल प्रॉब्लम में भी देखने को मिल सकते हैं। जब बच्चा रीनल प्रॉब्लम से ग्रसित होता है या एक रीनल उसके अंदर एब्सेंट होती है, एजेनेसिस होता है, तो वहां भी आपको देखने को मिलता है। तो हमें दोनों क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाने चाहिए दोबारा से। तो यहां पर क्लियर होना चाहिए आपका लो सेट ईयर तो बिल्कुल इंडिकेट करेगा फ्लैट ऑक्सीपिट इज नॉर्मल। सरकम ओरल साइनोसिस, सरकम ओरल का मतलब है जो अपना मुंह होता है ना, ये मुंह, उसके चारों तरफ, इसको ओरल और सरकम मतलब चारों तरफ, तो सरकम ओरल का मतलब साइनोसिस, ये कॉमन हो सकता है छोटे बच्चों के अंदर, ये कॉमनली देखने को मिल सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोट्रूडिंग फ्यूरोड टंग, कि जो फ्यूरोड टंग है वो प्रोट्रूड हो, तो ये भी कहीं जो है हमारे नहीं इंडिकेट करता है कि ये कोई डिजीज है, ये हमारी जो है डाउन सिंड्रोम में नहीं देखने को मिलता है। डाउन सिंड्रोम में हमें लो सेट ईयर देखने को मिलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चे कहते हैं कहां से आते हैं क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं बेटा क्वेश्चन तो यही आते हैं, ले दे के क्वेश्चन यही होते हैं, हमें बस घुमा दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है जिसकी हद नहीं है, तो आप प्लीज इनको याद करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 105, और 105 क्या कहता है देखते हैं। विच कार्डियक डिफेक्ट आर एसोसिएटेड विद द टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जब होगी किसी बच्चे के अंदर तो कौन से हमें डिफेक्ट हैं जो कि देखने को मिलेंगे। हमें पूरा पता है और हमने ऐसे देखा था, याद करो उस दिन, और ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। यहां से हमारी निकलती थी जो है कौन सी निकलती थी, पल्मोनरी आर्टरी निकलती थी, यहां से अरोटा निकलता था, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस होता था, और स्टेनोसिस की वजह से क्या होता था, यहाँ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, बीएसडी और ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। क्या ये ही होते थे सर? हाँ ये ही होते थे। क्या इनको देख लें एक बार, देख लेते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या हमें दे रखे हैं। पहला दे रखा है, पहली चीज तो हमें 4 डिफेक्ट देखने हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में। कितने देखने हैं? 4 डिफेक्ट हमें देखने चाहिए। तो देखो पहले देखना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला तो इसमें 3 ही डिफेक्ट दिए हुए हैं, एट्रियल वेंट्रिकुलर, अच्छा इसमें देखो क्या दिया है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी बिल्कुल होती है साहब। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, एट्रियल नहीं देखने को मिलते हैं, वेंट्रिकुलर देखने को मिलते हैं, तो ये ऑप्शन यही गलत हो जाता है। अगला देखते हैं, ओरिजिन ऑफ अरोटा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये तो राइट वेंट्रिकल से अगर अरोटा निकले और पल्मोनरी आर्टरी निकले लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी है। याद आ रहा है तुम्हें? ट्रांसपोजिशन, मैंने बोला था पोजीशन अपनी चेंज कर ली है, जहां से अरोटा को निकलना चाहिए था वहां से तो क्या निकल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, और जहां से पल्मोनरी आर्टरी को निकलना चाहिए था वहां से अरोटा निकल रहा है। मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। और पोजीशन को जब ये चेंज कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, क्योंकि ये बड़ी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी और जो अपनी अरोटा है, तो इसलिए इन्हें ग्रेट आर्टरीज के नाम से बोला जाता है। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अगला देखें, राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी बिल्कुल देखने को मिलती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बिल्कुल देखने को मिलता है, पल्मोनिक स्टेनोसिस बिल्कुल देखने को मिलता है, और ओवरराइडिंग अरोटा। हाँ बिल्कुल, ये 4 डिफेक्ट हैं जो कि हमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में देखने को मिलते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की अगर बात करूं तो दूसरी कंडीशन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में क्या देखने को मिलती है बेटा, बूट शेप्ड हट देखने को मिलता है। और यहां पर एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं साइनोटिक स्पेल, टेट स्पेल या ब्लू स्पेल।
क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा जो है जब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट हो या कार्डियक डिफेक्ट होते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, बच्चा साइनोसिस में चला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और जब साइनोसिस में जाएगा तो बॉडी ब्लू कलर की हो जाएगी, नीली पड़ने लगेगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, साइनोटिक स्पेल बोल देते हैं, ब्लू स्पेल इसी का नाम है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, टैट स्पेल बोल देते हैं। इसका ट्रीटमेंट तुरंत से हमें क्या करना होता है, तुरंत से हमें जो पोजीशन देनी होती है वो हमें देनी होती है नीचे पोजीशन, या इसे देते हैं हम स्क्वेटिंग पोजीशन बच्चे को देते हैं। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। और एक मेडिसिन दी जाती है यहाँ पर जिसे बोलते हैं मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है भाई, तो ये आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत रहती है मुझे तुरंत कांटेक्ट करना है, पूछ लेना है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत रहती है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। ए नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट। एक नर्स है जो कि लेबोरेटरी रिपोर्ट को देख रही है चाइल्ड का विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के साथ में है। द इंडिकेट द लिमिटेड आरबीसी काउंट। उस बच्चे के अंदर क्या बढ़ा हुआ है, आरबीसी काउंट बढ़ा है। व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज द कॉज ऑफ द पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ने लगता है उसे पॉलीसिथीमिया बोलते हैं, और उसका जब परसेंटेज बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। पता होगा, मैं बता चुका हूं। ये क्यों बढ़ता है, पॉलीसिथीमिया क्यों देखने को मिलता है, आरबीसी का प्रोडक्शन क्यों बढ़ जाता है, उसका रीजन मैंने बताया था। जब हमारी बॉडी के अंदर CO2 की जो है अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस टाइम हमारे अंदर क्या बढ़ने लगता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। यही हमने डिस्कस किया था। देखते हैं, लो ब्लड प्रेशर कम होने से नहीं बढ़ता है साहब। टिश्यू ऑक्सीजन नीड, जब टिश्यू को ऑक्सीजन की नीड होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखो, इसको घुमाया है मैंने तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि CO2 का लेवल जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो बढ़ जाता है। अब उसने लैंग्वेज का फर्क किया कि ऑक्सीजन की नीड। अब भाई ऑक्सीजन की नीड तभी तो होगी जब हमारे अंदर CO2 बढ़ रही होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। सिंपल सी बात है, CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम होगी, और ऑक्सीजन कमी होगी तो ही तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब हमें ऑक्सीजन की नीड है, आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन की नीड में क्या हमें हेमेटोक्रिट बढ़ सकता है, पॉलीसिथीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो उसने घुमा के बस पूछने की कोशिश की है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आंसर नंबर जो है 2 इसका बढ़िया आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 107। क्या कहता है 107, देखते हैं। 107 कहता है कि व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, कि क्या हमारे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर क्या क्या हमें जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं। नर्स एक्सपेक्ट व्हेन केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन विथ दिस डायग्नोसिस। इस डायग्नोसिस के साथ में जब बच्चा होगा तो क्या क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन स्लो होगा। अरे भाई ऑक्सीजन की कमी होगी तो रेस्पिरेशन स्लो नहीं होगा सर, तेज होगा, टैकिपनिया देखने को मिलेगा। क्लैपिंग ऑफ फिंगर, हाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और ऑक्सीजन की कमी का साइनोसिस, क्लैपिंग ऑफ फिंगर, मैंने फोटो भी दिखाया था तुम्हें जब कार्डियक सिस्टम पढ़ाया है, क्लैपिंग ऑफ फिंगर का फोटो दिया हुआ है नोट्सों में, अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिक्रीज आरबीसी काउंट, मैंने अभी तो बताया भाई जब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी होती है और CO2 का लेवल बढ़ता है, और जब भी CO2 का लेवल बढ़ता है तो हेमेटोक्रिट की वैल्यू बढ़ती है, आरबीसी का काउंट बढ़ता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, नहीं कि कम होता है। सबक्यूटेनियस हेमरेज, हेमरेज जो कंडीशन देखने को मिलती है वो प्लेटलेट से रिलेटेड है, न कि वो हमारी आरबीसी से रिलेटेड है, और यहाँ तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ता है, न कि प्लेटलेट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो कंडीशन, और समझे बात को, तो यहां पर एक ही चीज देखने को मिल रही है, और वो है क्लविंग ऑफ फिंगर, जो इंडिकेट कर रही है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी हुई है और CO2 का लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। तो बेटर आंसर यहां पर हो सकता है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 108। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जितने ज्यादा सब्सक्राइब, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मेरे जो है 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी तरीके से हम और भी सब्सक्राइबर जो है हमारे मिल जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का ये प्यार है, ये बढ़ता रहे, चलता रहे भाई, तो मैं भी आपके लिए जो है रेगुलर क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है 108। ए चाइल्ड अंडरगोस हार्ट सर्जरी टू रिपेयर द डिफेक्ट एसोसिएटेड विद द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। एक बच्चा है जो जा रहा है, सर्जरी के लिए जा रहा है, और उसके अंदर क्या सर्जरी हो रही है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट को हम ट्रीट करने वाले हैं। व्हाट बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑपरेटिवली। कौन सा बिहेवियर है जो हमें बताना है कि ये आपको सर्जरी जब हो जाएगी इसके अंदर, हार्ट की कोई भी सर्जरी के बाद में आपको नहीं करना है। क्राइंग, अब देखो बेटा, अब ये बच्चा है, आप कितना भी इसको समझा भी देंगे तो क्या रोने से रुक जाएगा क्या? सिंपल सी बात है। डिफेक्ट है उसे, विच बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर नर्स टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, क्या नहीं करना। हाँ, एक तो हमें क्राइंग नहीं करने देना है, क्योंकि क्राइंग जब करेगा बच्चा तो हार्ट पे लोड आएगा, तो सूजन लाइन पे लोड आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्राइंग भी नहीं करने देना है, और मैंने बताया था कहाँ हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है हार्ट डिफेक्ट में, ये भी तुम्हें बताया था। तो क्राइंग भी नहीं करने देना है। कफिंग भी थोड़ा सा अवॉइड करें। स्ट्रेनिंग एट स्टूल,
स्टूल जब पास आउट करे तो जोर ना लगाए, जोर लगाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब तुम खुद सोचो, अननेसेसरी मूवमेंट तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करे तो भी बढ़िया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लग रहा है, जब वो बच्चा स्टूल के लिए स्ट्रेनिंग करेगा तो अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो थोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, और तुम्हें पता है कि थोरेसिक सर्जरी हुई है तो वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेनिंग एट स्टूल जब बच्चा, तो उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत है उसे रोक सकते हैं भाई, उसे आराम से रोक सकते हैं। बच्चा रोएगा ही रोएगा, इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है, मेरी बात समझ रहे हैं क्या, बच्चा रोएगा ही रोएगा, थोड़ा बहुत रो भी सकता है, इसको रोकना तो मुश्किल है। बट क्या हम स्टूल सॉफ्टनर वगैरह लगा के बच्चों को, क्या हम उसके अंदर जो स्ट्रेनिंग है स्टूल की उसे हम रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल, स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल को प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर होता है, इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। और अगर मेंटेन किया तो ये ब्लीडिंग के चांसेस को कम कर देगा। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर 108 का आंसर नंबर 3 इज अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। 109 क्या कहता है, देखते हैं। एन इन्फेंट हु हैड कार्डियक सर्जरी फॉर ए कंजेनाइटल डिफेक्ट, एक बच्चा है जिसकी कार्डियक सर्जरी हुई है, किस लिए, कंजेनाइटल उसको डिफेक्ट है, इज टू बी डिस्चार्ज, आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स एम्फेसाइज टू द पेरेंट्स व्हेन दे एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक, कि जब ये मेडिसिन दें, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब जो की हुई है, जो वो उसके घर वाले उसको देंगे, तो क्या ध्यान रखना है, गिव द एंटीबायोटिक बिटवीन द फीडिंग। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एंटीबायोटिक को फीडिंग वगैरह के बीच में लेना है, एंटीबायोटिक कभी भी ले सकते हैं, उसका जो टाइम शेड्यूल बताया होगा। इंश्योर दैट द एंटीबायोटिक, और मोस्टली तो ये खाने के बाद में ली जाती है। इंश्योर दैट द एंटीबायोटिक इज एडमिनिस्टर एज प्रिस्क्राइब, की ऐसे ही लें जैसे आपको प्रिस्क्राइब की गई है एंटीबायोटिक को वैसे लें। सेक द बोतल थोरोली बिफोर गिविंग द एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक जब भी दें तो उस बच्चे को जो है बोतल को फीड अच्छे से हिलाएं। अब यहाँ पर कहाँ लिखा है कि आपको बोतल दी है, कहाँ लिखा है कि एंटीबायोटिक की बोतल दी है तुम्हें, तो ये तो सरासर वैसे ही गलत हो जाता है। कीप द एंटीबायोटिक इन द रेफ्रिजरेटर, कि एंटीबायोटिक को रेफ्रिजरेटर में रखें। आफ्टर द बोतल हैज बीन ओपनड, की बोतल ओपन कर दी है, तो यहाँ पर बोतल की बात तो है ही नहीं है, तो ये तो दो तो आपके वैसे ही निकल जाते हैं। एंटीबायोटिक नॉर्मल पूछा है, तो इंश्योर जो आपको जैसे प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे देनी है वैसे, जैसे प्रिस्क्राइब की गई है वैसे ही आपको उस मेडिसिन को देना है, ये बात हमें स्पेशली ध्यान रखनी है। बढ़िया आंसर, इसका आंसर नंबर 2 होना है। भावनाओं में नहीं बहना है भाई, जैसे पूछा गया है वैसे ही हमें आंसर करना है, क्योंकि हम बच्चे क्या करेंगे, सैक आ गया तो बढ़िया है सर, उसे बोतल को ठीक से हिलाएं और उसके बाद मेडिसिन दें, ऐसी फीलिंग में बह जाते हैं बच्चे, तो बहना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 110। एन इन्फेंट विद द कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, एक बच्चा है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इज बीइंग गिवन गवाज फीडिंग, उसको हम गवाज फीडिंग दे रहे हैं, उसे फीडिंग करवा रहे हैं। द नर्स आस्क द नर्स व्हाई दिस इज नेसेसरी, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, क्यों ये नेसेसरी है, इट लिमिट द चांस ऑफ वॉमिटिंग, कि यहाँ एनजी फीडिंग करा रहे हैं, उसे गवाज करवा रहे हैं, तो क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये भाई लिमिट कर, वॉमिटिंग नहीं होगी, नहीं वॉमिटिंग तो तब भी कर सकता है बच्चा। इट अलाउ द फीडिंग टू बी एडमिनिस्टर रैपिडली, किससे रैपिडली, अरे खुद खाएगा तो जल्दी रैपिडली खा सकता है, तो ये भी कोई बढ़िया बात नहीं है। द एनर्जी दैट शुड हैव बीन एक्सपेंडेड ऑन द सकिंग इज कंजर्व्ड, कि जो हमारी एनर्जी है, जो बच्चा सक करेगा तो जो एनर्जी खर्च होने वाली थी उसे हम क्या कर सकते हैं, जो है बचा सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली इस बच्चे में दिक्कत यही हो रही थी कि ये बच्चा जो है अच्छे से सक नहीं कर पाता था। सक क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि इसमें एनर्जी चाहिए, हार्ट को काम करना पड़ेगा, और हार्ट काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके अंदर हार्ट डिफेक्ट था, और हार्ट काम नहीं कर पाएगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी, क्योंकि जब तक ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ब्लड सर्कुलेट होने में दिक्कत हो रही थी, तो उस एनर्जी को जो खर्च हो रही थी एक्स्ट्रा में, जब बच्चा खुद खाएगा उसके बढ़िया है, उसे डायरेक्टली हम ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचा दें, हम उसे स्टोमक में दे दें, तो उसको एनर्जी नहीं स्पेंड करनी पड़ेगी, तो हम इस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो बढ़िया आंसर यहाँ यही लग रहा है हमें। अगला देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशनल लिक्विड कैन बी रेगुलेटेड बेटर देन विथ ए बोतल, तो ये तो बढ़िया नहीं है, आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर जो इसका बढ़िया आंसर जो हो सकता है, आंसर नंबर 3 हो सकता है। आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जल्दी ही क्लास लेके आएंगे। आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।